हेलो बच्चों, मैं सीए कंचन गुप्ता आपकी टेक्स एजुकेटर आज टेक्स के पेपर का एनालिसिस करूंगी और यहाँ पर हम उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। जैसे क्या पेपर टफ था, क्या पेपर लेंदी था, क्या पेपर सबके लिए लेंदी था, क्या पेपर सबके लिए टफ था, क्या पेपर में स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी या फिर पेपर में लूज मार्किंग होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आए थे, किस हिसाब से इनका आंसर होना चाहिए था। मैं बहुत ही स्पीडली एक क्विक एनालिसिस करूंगी आप सब बच्चों के लिए, ताकि आपको समझ आए कि आखिरकार पेपर का लेवल एक्चुअल में था कैसा। चलिए आ जाइए, क्विकली स्टार्ट करते अपने टेक्स्ट के पेपर के डिस्कशन को। सो यहाँ पे ही आपका पेपर है प्रॉपर। सबसे पहले हम पार्ट 1 पर चलते हैं। पार्ट 1 चर्चा करता है इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा अपन कहते ही हैं कि 5 हेड्स का आता है। तो ये 5 हेड्स का एक क्वेश्चन आया था, मर्ज करके पूछा गया था। क्वेश्चन देखने में आपको काफी लेंदी सा लगेगा, हालांकि बहुत ही इजी बातें इस क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। ऐसी कोई एंट्री आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगी जिस एंट्री से रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में सॉल्व ना किया हो। अच्छा, जब आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लोगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे पढ़ते हैं अपन ने क्लास में सीखा था। तो जब आप ये पूरा का पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लेते हो तो नीचे कुछ छोटी छोटी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे टोटल में 5 इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन में ना आपसे बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर में और कहता कि 15 नंबर में कोई एक चीज निकालो, वो आपके लिए टफ होती। लेकिन क्वेश्चन टफ था, लेकिन इसका आंसर देख के हमें ये समझ आया कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्यों इजी है? आपसे क्या पूछा है, आप ये देखो ना, आपकी मांग क्या है? बुक प्रॉफिट निकालने को पूछा है। क्या आपको बुक प्रॉफिट निकालना नहीं आता है? यस आता है। इसका छोटा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बिल्कुल। फिर आपसे पूछा है कि परमिशेबल रिम्यूनरेशन बताओ। तो जो हम बुक प्रॉफिट के थ्रू रेम्यूनरेशन निकालते हैं उसको पार्टनरशिप डीड से जो रेम्यूनरेशन मिल रही है उससे कंपेयर करते हैं। जो भी लेस होती है उतनी रेम्यूनरेशन अलाउ कर दी जाती है। फिर आपसे पूछा गया था कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो। अब हाउस प्रॉपर्टी का मुद्दा तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ट्रस्ट में। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी की चर्चा यहां पर करी है। आपको प्रॉपर दे दिया कि घर कहां पे था, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी, म्युनिसिपल टैक्स कितना था घर का, प्रॉपर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कुछ लोन वगैरह ले रखा है। यहाँ पे आओगे तो आप देख पाओगे, ये रहा कि हाँ म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, हाउसिंग लोन भी ले रखा है जिसपे इंटरेस्ट जा रहा है। तो ये सारी डिडक्शन हो गई। हाउस प्रॉपर्टी का बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे फिट किया गया है। ठीक है, बहुत आराम से आप निकाल सकते थे, कुछ था ही नहीं मेरे बच्चों। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही चीज इन्होंने दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। अच्छा, अब आगे देखो पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 में इन्होंने आईओएस की चर्चा करी है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बताओ। तो यहां से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उठाना था। तो ये हमारा रिसीट साइड है, इसमें आपको ढूंढना था कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो कि अदर सोर्सेज की इनकम है। जैसे ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। ये बिजनेस इनकम हो गई, ये आईओएस की इनकम हो गई, ये आईओएस की इनकम हो गई। सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी इनकम हमारी आईओएस हेड में जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी बहुत इजी था। आपसे कुछ बोला ही नहीं, बोला 44 एडीए के हिसाब से इनकम निकालो। 44 एडीए के हिसाब से सीधे सीधे हम कितना लेते हैं, 50% ऑफ इनकम ले लेते हैं, 50% ऑफ रिसीट ले लेते हैं। यहाँ पे रिसीट देखो कितनी है, जो भी इसकी बिजनेस रिसीट है ये अपनी बिजनेस रिसीट हो गई। ये वाली, ये 3 हमारी बिजनेस रिसीट्स हैं। इन्हीं रिसीट्स का क्या करेंगे मैम, 50% कर देंगे। सो ये हमारा एडीए का इनकम हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ट्रस्ट मी। फिर उसके बाद पूछा है कि जब आप एडीए में आ जाते हो तो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होगी। आप एडीए अडॉप्ट नहीं करोगे तो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होगी। जब आप एडीए अडॉप्ट नहीं करते हो दैट मीन्स अब आपका एडीए आपने अडॉप्ट किया, चाहे आपने एडीए अडॉप्ट नहीं किया, दैट मीन्स अब आपका ऑडिट तो होना नहीं है। और जब ऑडिट नहीं होना तो 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। कितना इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद इन्होंने सिंपल सा पूछा है अगर 44 एडीए हम ना लेते तो क्या करते। फिर हमें नॉर्मली टैक्स के कैलकुलेशन करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 30
से स्टार्ट करके जितने भी पीजीबीपी के प्रोविजन है वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते। उन प्रोविजन के थ्रू हम एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते जिसपे टैक्स लगता। सो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं इस क्वेश्चन पे इजी लिख दूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1 को इजी बोल दूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप एक आधा को छोड़ के बाकी सबके भी आंसर दे के आए होंगे, तब भी आपकी बल्ले बल्ले है। चलो अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2A, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है सैलरी हेड का। अब जिन बच्चों ने क्लास में क्वेश्चन करे होंगे, मैंने ग्रेड सैलरी कैलकुलेट करना सिखाई है, कम से कम अपन ने ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन क्लास में किए थे, 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में दिए गए थे, ग्रेड सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो जिस बच्चे को ग्रेड सैलरी कैलकुलेट करना आती होगी उसके लिए बल्ले बल्ले है। बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। डीए दे दिया, कंपनी ने एम्प्लॉय को वॉच गिफ्ट करी है तो एम्प्लॉय को मिलने वाला गिफ्ट सैलरी हेड में जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये कौन सा एम्प्लॉय है? ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या हो जाते हैं मैम? फुल्ली टैक्सेबल हो जाते हैं। मोटर कार की एक परक्यूजिट दे दी, इसका फ्लो चार्ट आपको दिया गया था। फिर आपको एलटीसी दे दिया। मतलब इतने इजी इजी पॉइंट्स आपको डाले गए हैं। लीव ट्रेवल फैसिलिटी दी जा रही है। प्रोफेशनल टैक्स की बात है, एम्प्लॉयर ने पे किया है, पहले परक्यूजिट बनेगा, बाद में डिडक्शन मिलेगी। यस, तो उसके बाद आपको क्या निकालना था? आपको सैलरी इनकम निकालनी थी। आगे लिखा है कि शी ऑफ द बेनिफिट ऑफ 115 बीएसी, मतलब कि न्यू रिजिम से आपको सैलरी इनकम निकालनी थी। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी क्लास में, जो मैंने सैलरी शीट दी थी, जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इतना इजी आंसर, इतना इजी क्वेश्चन में आप अटक सकते हो। कैसे अटक सकते हो? क्योंकि 115 बीएसी है, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस न्यू स्कीम में अलाउड होता है? क्या एंटरटेनमेंट अलाउंसेस न्यू स्कीम में अलाउड होता है? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में मिलती है? क्या हमारी जो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है न्यू स्कीम में मिलती है? इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है सैलरी हेड से। लेकिन सिंपल सी बात है, क्लास के क्वेश्चंस करके गए होगे तो डिट्टो क्वेश्चन हमने सेम टाइप का विद इन क्लास कम से कम 8 से 10 बार सॉल्व किया है। सो बहुत ही इजी है। तो आप सब बच्चे मुझे बताओ, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 को इजी मार्क कर दूं? कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको अटका रहा है? कोई सिंगल पॉइंट आपको नहीं अटका रहा ना? चलो हाँ, अगर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो बोल सकता है पेपर टफ है। पेपर के 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुकी हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन इजी है। आप सब मेरे साथ मिलकर डिसाइड कराओगे पेपर टफ था कि इजी था, लेंथी था या नहीं था, उसकी बात अभी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? जैक्सन यूएस नेशनल केम टू इंडिया, यूएस में रहता था, इंडिया में आया, इसके बारे में काफी सारी इनकम दे रखी है। आपको कंप्यूट करना है इसकी टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। सो अपन ने इस पे टॉपिक पढ़ रखा है कि कब हम ऐसा मानते हैं कि इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया है। तो इसके लिए अपन ने सीख रखा है, अगर इंडिया में इनकम अर्न हुई है तो वो क्या मानी जाएगी? अक्रू अराइज इन इंडिया। इंडिया में उस इनकम को कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे कहीं भी अर्न हो रही हो बट इंडिया से कंट्रोल की जा रही है, तो भी वो अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाती है। सेम टॉपिक हमने क्लास में कवर किया है। यस, तो सेम उसी टॉपिक पे छोटी छोटी सी इन्होंने पॉइंट्स बना के डाल दिए कि छोटी छोटी सी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएस, तो हुआ तो इंडिया में, अर्न तो इंडिया की इनकम हुई। टेक्निकल फी रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इन यूएसए फॉर एडवाइस गिवन बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन चाइना। अब यहाँ पे देखो, टेक्निकल फीस रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है ना, तो जहां पे इंडियन कंपनी आ गई तो वो तो है इंडिया की। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए, अब यूएसए की इनकम यूएसए में रिसीव्ड हो रही है, लेकिन बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से, तो फिर इंडियन इनकम हो गई। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम इंडिया में आई है, अनटैक्स्ड है, इंडियन हो गई। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए डिपॉजिटेड इन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन यूएसए। देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए डिपॉजिटेड इन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन यूएसए, लेकिन ये यूएसए में इसका सोर्स है ना, तो यूएसए की इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, अब इंडिया का सोर्स है तो इंडियन इनकम हो गई। तो आपको इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है, मतलब लिटरली आपको
थैंक यू बोलना चाहिए कि 5 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है। और सबसे मजे की बात, मुझे बार बार ये कहने में प्राउड हो रहा है कि हाँ, जो कराया वही आया। सो बताओ, लिख दूं क्या इजी? लिख दूं क्या इजी? तुम खुद बताओ ना, टफ तुम बोल ही नहीं पाओगे यार। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रघुवीर लेट आउट अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट। ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दे दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। सेम क्वेश्चन कवर्ड है क्लास में, सेम क्वेश्चन। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जहां पे क्लास का स्क्रीनशॉट प्लस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी पूरे क्वेश्चन पेपर का। ध्यान दो, रघुवर ने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, सब फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है और बाकी के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। आप सब जानते हो इस प्रॉपर्टी में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो इन खर्चों का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, वो भी ओल्ड रिजिम से निकालनी है। टू इजी क्वेश्चन, कुछ भी नया पॉइंट नहीं था, एकदम सेम। लिख दो इजी? लिख दो मैम इजी। अच्छा नेक्स्ट देखो, कार्तिक परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 20th। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे बच्चों, आप बिलीव नहीं करोगे, कैपिटल गेन चैप्टर का वो क्वेश्चन है जो शायद कम से कम विद इन क्लास हमने 8 to 10 टाइम्स इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिजिट्स भी सेम थे, ऑब्वियसली डिजिट्स कभी सेम हो ही नहीं सकते। अच्छा, और प्रैक्टिस शीट में भी ऐसा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको 3 प्रकार की इंप्रूवमेंट दे दी। आप जानते हो 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट बेकार होती है, इन दोनों का इंडेक्सेशन हो जाएगा। फिर मार्केट वैल्यू भी दे दी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसको हमने सेल कर दिया, ये हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा भी डिटरमाइन की गई है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये इसमें 10% ही ज्यादा है। अगर 10% ज्यादा है तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे, 10 से ज्यादा है तो हम इसे ले लेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड किए, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए वो हम माइनस कर देंगे। कैपिटल गेन निकालना है, पूरा का पूरा आपको CII नीचे दे रखा है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लिख दूं इस पे इजी? लिख दूं मेरे बच्चों इजी? एंड आई नो कि आप मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होगे कि हाँ मैम दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा लेवल अप करके क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़े हैं, कई गुना ज्यादा लेवल अप करके। इसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया था, ऑलवेज मैं बोलती थी कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लबिंग। मैं हमेशा इसको एक साथ लिखती थी, मैं बोलती थी मर्ज होके क्वेश्चन आएगा, आया। और सुनना, मैंने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई थी, मैराथन ली थी और वार्म अप सेशन लिया था, वहां भी ये बात बोली थी। साथ के साथ मैंने ये बात भी बोली थी कि जब आप डिडक्शन पढ़ रहे हो तो 80C, 80 TTA, 80 TTB, 80U, 80G और 80 हाँ ये 80E, 80D, ये टोटल में मैंने 6 से 7 डिडक्शन बताई थी। उसके अलावा एक डिडक्शन इस पेपर में दिख जाए तो आप बोलना। एक बात मैंने और मेरे बच्चों आपको बोली थी, वो ये थी कि जो TDS है हमारा, TDS उसका इस बार रेट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो रेट रिलेटेड ना आने के पीछे चांसेस ये थे, क्योंकि लास्ट टाइम फुल फ्लेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इस बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने रिटर्न फाइलिंग का, इन्होंने 80C का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, 80C, 80D, 80E, 80U, उसके अलावा कुछ यूज ही नहीं है, 80G बस। मतलब कुछ अलग चीजें इंक्लूड ही नहीं की। अगर आपने इंपॉर्टेंट सेशन देखा होगा लिस्ट वाला, मैराथन देखी होगी तो। आओ अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या किया, आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात कर ली, यहाँ पे इन्होंने क्लबिंग की बात कर ली, बस सिंपल सा क्वेश्चन एकदम इन्होंने डिजाइन किया है। इनकी जो बेटी है वो प्रोफेशनल डांसर है, तो ऑब्वियस सी बात है स्किल की वजह से इनकम हो रही है, क्लबिंग नहीं होती है। तो इजी लिख दूं? मैंने शायद लिख तो नहीं दिया। वेरी इजी क्वेश्चन मेरे बच्चों, मैं वही बोल रही थी, बस ढंग से पढ़ने की देरी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्टिकुलर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अनुराधा फॉर द ईयर एंडेड दिस डेट। आपको क्या क्या दे रखा है यार, ये पता है कौन सा क्वेश्चन है? IOS का। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अब मुझे खुद बार बार बोलना नहीं चाहिए बट मैं क्या करूं। कोई भी बच्चा क्लास का हो, मुझे ये बता दो, क्या हमने इस टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन क्लास में नहीं करे? सेम डिट्टो यही चीजें कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हो रहा है, ऑनलाइन लॉटरी से नेट ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेना, LIC मिला है हस्बैंड की डेथ पे, उसके बाद ज्वेलरी मिली है फादर्स सिस्टर ऑन 50th बर्थडे पे मिली है,
फादर के सिस्टर से मिली है, तो देखना पड़ेगा क्या ये रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है, अगर कवर है तो फिर टैक्सेबल नहीं होगी। तो पूरा का पूरा आईओएस का एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो फैमिली पेंशन, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये न्यू स्कीम में कवर होगा 115 बीएससी में, तो फैमिली पेंशन पे बेटा डिडक्शन मत देना, क्योंकि फैमिली पेंशन पे डिडक्शन मिलती है ना, लेकिन न्यू स्कीम में कवर है तो डिडक्शन नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देखो she has taken a house she has taken a house on rent per month, half portion on this house was used for residential purpose and half of the house sublet। सबलेटिंग की इनकम क्या होती है, आईओएस की इनकम होती है। सो दिस इज टू इजी क्वेश्चन इन सिंगल पॉइंट, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों जो हमने कवर ना किया हो। सो लिटरली मैं इस पे प्राउडली लिखूंगी यस दिस इज इजी एंड कवर्ड इन दी क्लास। मतलब आज लिटरली मैं कल रात खुद ही नहीं सोई थी, बच्चों के रिप्लाईज इतने ज़्यादा थे करने के लिए, बट आज मुझे खुद बहुत अच्छा लगा पेपर देख के कि हाँ मतलब अच्छा लगा काफ़ी। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था, हाउ फार इज द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इसेंशियल फॉर कंसिडरिंग दी टैक्सेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब बच्चों को लगेगा ये किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ये तो बहुत टफ है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब भी थोड़ा अटपटा लगे 3 बार पढ़ लो यार क्वेश्चन, 2 बार पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओ। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों को ये टफ लगा, लेकिन अभी जब मैं पढ़ूंगी ना विद इन सेकेंड आंसर दोगे। हाउ फार इज द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इसेंशियल फॉर कंसिडरिंग द टैक्सेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द सच बिजनेस इन केस अ बिजनेस इज स्टैंडर्ड विद इलीगल कैन इट बी सेड दैट सच इनकम कैन नॉट बी टैक्स इन द व्यू ऑफ इलीगलिटी। क्या पूछ रहा है, अगर मान लो कोई इलीगल इनकम है तो क्या वो टैक्स नहीं होगी। पीजीबीपी की क्लास में डे 1 पे ही मैं पढ़ाती हूँ, चाहे इनकम इलीगल हो, चाहे लीगल हो, चाहे मर्डर से आई हो, चाहे कहीं से भी आई हो, चाहे किडनैपिंग से आई हो, सरकार की नजर में हर इनकम एक इनकम है और हर इनकम पर एक टैक्स लगता है। सो वी कांट से कि इलीगल इनकम पर टैक्स नहीं लगा जाएगा, इलीगल इनकम इज नॉट अ इनकम। सो ये कथन पूरी तरह से गलत है, इलीगल इनकम पे टैक्स लगता है। नेक्स्ट देखो ब्रीफ आउटलाइन। अच्छा तो कहां से टफ लगा, लैंग्वेज टफ थी, लेकिन 2 बार पढ़ोगे तो बहुत ही इजी बात है। ब्रीफली आउटलाइन द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू टीडीएस। मैंने अभी अभी आपको बोला कि टीडीएस में से इस बार मैंने बोला था रेट नहीं आएगा, लिमिट नहीं आएगी, और टीडीएस में क्या आया, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात पूछ ली, बताओ टीडीएस की रिटर्न कब जाती है, क्वार्टरली रिटर्न जाती है, पढ़ा था हमने। बस वही आपको बताना है किस दिन जाती है, कब जाती है, कौन से फॉर्म में जाती है, बस वही प्रोसीजर आपको बताना है। प्रोसीजर में फॉर्म नहीं भी बताओगे तो चलेगा, बस डेट बताओगे तो भी चल जाएगा। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा ये देखो, अब इसका तो शॉर्ट नोट हमने खुद अपने इन हाथों से बनाया है क्लास में, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका शॉर्ट नोट बनाया ना हो। याद आ रही है ये बात कि हमने डे 1 पे पढ़ा था जब हम टैक्स स्टार्ट कर रहे थे, सेकेंड क्लास थी, कि प्रीवियस ईयर इज एसेसेबल, मतलब जो प्रीवियस ईयर में हम कमाते हैं वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है। लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस होते थे कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाती थी। जैसे आप अपने देश को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हो, आपका बिजनेस क्लोज्ड हो रहा है, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एओपी बीओआई बनाई थी, अब उसका इवेंट कंप्लीट हो गया, या फिर बैंक को आप या फिर गवर्नमेंट को आप पे कोई डाउट हो रहा है, आप फ्रॉड करने वाले हो, आप अपनी एसेट्स बेच रहे हो, गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप देश छोड़ के चले जाओगे, तो ऐसी ऐसी हमने 4-5 बातें याद करी थी, वही आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो मैं लिख दूं, तुम बोलो यस मैम दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। मैं सेंटर पे इतने सारे बच्चों से मिली और जितने बच्चे मुझे मिले, ट्रस्ट मी, जो बच्चे पढ़ के नहीं आए थे वही कह रहे थे पेपर टफ था, बाकी जितने बच्चे पढ़ के आए थे सारे बच्चे मैम लिटरली पेपर वाज इजी, बट यस पेपर बिट लेंदी था। लेंदी क्यों लगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिखने के लिए काफी कुछ था, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे थे। यस पेपर लेंदी था बट पेपर वाज इजी। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन योर, पता है सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो जाता है, कभी भी आपसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते, छोटे छोटे सिचुएशंस बना दे रहे हैं। You are required to examine whether these person are mandatorily required to file। हाँ, अब बताओ, ये हम जब रिटर्न चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि किस किस को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो एक लिमिट होती है कि अगर आप इतना पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे हो करनी पड़ेगी, 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है करनी पड़ेगी,
अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आ रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो वही दो केसेस यहाँ पर पूछे गए हैं कि कब कब रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। प्रॉफिट की ग्रॉस रिसीट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होती है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। सो वही दो छोटे छोटे से केस पूछ लिए, वो भी कितने नंबर में, बाप रे 5 नंबर में। मतलब पेपर को ये लोग टफ लेवल पे लेके ही नहीं गए। पेपर वॉज टू इजी, पेपर में कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी डाली ही नहीं गई है। मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है कि किसको रिटर्न फाइलिंग करनी है। अब आपने बेसिक को लाइटली ले लिया हो तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जीटीआई। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे बच्चों मुझे खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का इतना इजी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। लिटरली मैं बच्चों को हमेशा बोलती थी डिडक्शन का शायद ही सेपरेटली क्वेश्चन पूछे लेकिन सच बता रही हूँ एग्जामिनर ने आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा फील किया होगा तब ये क्वेश्चन डाला। जब मैं क्लास ले रही थी, लास्ट क्लास वार्म अप या फिर कुछ भी आपको बता रही थी, मैंने इवन अपनी लाइफ, अपने जो हमारे क्लासेस होते हैं लास्ट में एक छोटा सा हाफ पेज का फ्लो चार्ट बनवाया था। सिर्फ इतनी ही डिडक्शंस आपको लिखवाई थी, 80C, 80D, 80E, 80TTA, 80TTB, 80G, 80U, इतनी ही बोली थी। मैंने कहा बस इतनी पढ़ जाना, इसके बाहर से नहीं आएगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा इस पे बेस्ड है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इसके अलावा कुछ इन्होंने पूछा ही नहीं है आपसे। आप कोई सा भी बोल दो, कोई सा भी पॉइंट बोल दो। ट्यूशन फीस 80C में कवर है, कंट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड 80G में कवर हो गया, पब्लिक चैरिटेबल पे जा रहे हैं 80G की बात है, प्रीमियम LIC 80C की बात है, पोस्ट ऑफिस 80C की बात है। इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं ज्यादा, बस आपको ये जीटीआई दे रखी है, ये रही जीटीआई, और ये आपको दे रखा है LTCG। LTCG में से कोई डिडक्शन मिलती नहीं है, आप सब जानते हो। तो जो जीटीआई है उसमें से इन डिडक्शंस को आपको विद इन लिमिट माइनस करना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब सीरियसली मेहरबान है बेटा ICSI आप पे। लास्ट बार का पेपर एक बार उठा के देखना, उससे ज्यादा इजी लग रहा है ये, उससे ज्यादा इजी लग नहीं रहा, उससे ज्यादा इजी है ये। अब इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को, ये सैलरी हेड का एकदम मामूली सा क्वेश्चन है जो हम बेसिक क्लास में कवर करते हैं। एकदम जो पहली दूसरी क्लास होती है बेसिक, उसमें हम कवर कर देते हैं। क्या पूछा है इसने आपसे कुछ खास नहीं पूछा है। इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछी है, ये रहा RFA। जब हम RFA पढ़ते हैं तो RFA की क्लास में ही हम पहली दूसरी क्लास में ऐसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम वही क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट डिट्टो। देखना क्या है, बेसिक सैलरी दे दी, DA दे दिया, बता दिया, मेडिकल अलाउंसेस दे दिया। मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आप सब जानते हो 100 पर चाइल्ड पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हम फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल, यहां से हम टैक्सेबल हिस्सा निकालेंगे। ये सब कहां पे काम आएगा, जब हम RFA के लिए सैलरी निकालेंगे, क्योंकि RFA की कैलकुलेशन करेंगे ना तो RFA के लिए सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब इसका यूज हो जाएगा। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन अपन ने क्लास में कवर कराए थे। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। लिख दूं ईजी? यस मैम। अच्छा इस पे आगे देखो, और देखो तुम, कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ फर्निश्ड अकोमोडेशन इन चेन्नई, और मैंने जो एग्जांपल कराया था उसमें भी चेन्नई था। 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। यस, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस, आपको कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखी है तो इसका मतलब फर्नीचर हायर्ड नहीं है तो 10% हो जाएगा। एंड 3 एयर कंडीशनर विच हैव बीन टेकन ऑन दी हायर, ये हायर चार्जेस पे ले रखे हैं। ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दी अकोमोडेशन द हायर चार्जेस ईच कंडीशन पर अनम, तो 3 है, इसका तो आप हायर चार्जेस ले लोगे प्लस इसका 10% ले लोगे, तो ये हो गई हमारी फर्नीचर की कॉस्ट। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ सच हाउस, ये आपको फेयर रेंटल वैल्यू दे दी, बट द कंपनी चार्जेस हिम, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाउस है मैम वो रेंट पर लेके दिया है। फॉर्मूला क्या बनता है, 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस 15,000 विच एवर इज लेस। अब सैलरी कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी, DA, मेडिकल और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में से 1600 पर मंथ है, तो यहां से क्या माइनस करेंगे मैम, 200 पर मंथ माइनस कर देंगे, 1400 इंटू 12। ये भी सब फुल ईयर का कर लो, या फिर मंथ में रखना है तो मंथ में रख के एड ऑन करके 10% कर देना, फिर बाद में 12 कर देना। सो इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। अनफर्निश्ड की वैल्यू आ गई, अभी जोड़ दो, आ गई फर्निश्ड की, वेरी वेरी इजी।
मतलब इसको तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि एग्जामिनर ने कुछ ज्यादा ही आप पे मेहरबानी कर दी है। चलो, और वो भी ओल्ड रिज्म से कैलकुलेट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आता होगा तो मुश्किल से 2.5 या 3 मिनट लगेगा करने में। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे पहला क्वेश्चन आपको देखते ही फिर से डर लगेगा। पहला क्वेश्चन हमेशा डराता है, वो सिर्फ डराता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा, मैं सच बता रही हूँ, आसानियत होती है। तो ऐसे केस में बैक से कर लो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन को, पेपर को बैक से पकड़ लो, आपको डर लग जाता है तो। अब देखो, यहाँ पे एक रजिस्टर्ड सप्लायर महाराष्ट्र का दे रखा है। ये आपको मैं हमेशा एक चीज मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी आता है ध्यान रखना, वैल्यूएशन प्लस आईटीसी प्लस एग्जाम्पशन, इसको मिला के क्वेश्चन बनता है। इन्होंने वही कर रखा है। ये आपको पूरा का पूरा वैल्यूएशन चैप्टर की बातें दे दी। जब मैं आपकी कल मैं वार्म अप सेशन ले रही थी, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मैराथन जब भी कराया है, एक ही चीज बोली है, कल वार्म अप में चिल्ला चिल्ला के इसका रिवीजन करा के गई हूं और हक से बोल के गई हूं कि बच्चों रूल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार, आप उठा के देख लो उसे। मैंने क्लियर कट बोला था कि इस बार सेक्शन नंबर 15 से ही क्वेश्चन आएगा। क्यों? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं बेटा, पास्ट ईयर का कुछ ट्रेंड होता है जो एनालिसिस करती हूँ। सो उस हिसाब से मुझे पता था कि सेक्शन 15 से ही आएगा, सेक्शन 15 से ही आया है। और सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में इस टाइप का किया है। अब देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट प्राइस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग वगैरह के खर्चे दे रखे हैं, ये वही खर्चे हैं जो हम एड ऑन करते हैं। 15,000। मेंटेनेंस चार्जेस कंपलसरी फॉर द फर्स्ट ईयर नॉट इंक्लूडेड, ऐड कर दो। इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ऐड कर दो। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, कुछ ऐड हो जाएंगे। प्राइस लिंक सब्सिडरी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच मशीनरी, द प्राइस एक भी सबब इज आफ्टर कंसिडरिंग। मतलब मैंने क्या बोला था, अगर मान लो ये आपको कोई सब्सिडरी मिल रही है और अगर वो अदर देन गवर्नमेंट है तभी आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, लेकिन ये गवर्नमेंट से मिली है, दैट मींस नो ट्रीटमेंट। टैक्स लेविड इन लोकल अथॉरिटी, ये कोई जीएसटी वाला टैक्स नहीं है, ऐड करो। तो ये बहुत ही इजी वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछ लिया। बस इन्होंने आगे एक हिस्सा और लगा दिया, इतना आराम से कर सकते थे। यस, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च वीवीआईपी ग्लोबल लिमिटेड सप्लाई 3 मशीन्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड 1 मशीन इन द स्टेट ऑफ गुजरात टू द रजिस्टर्ड पर्सन। द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपको दे दी एंड हाउएवर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द, ये कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या किया है, इस कंपनी ने कुछ मशीन्स परचेज करी है, कुछ रजिस्टर्ड से, कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर से। कोई नहीं, ये क्या हो गई, ये मैम परचेजेस हो गई। परचेजेस पर क्या निकलता है मैम, आईटीसी निकलता है। तो इन सभी से हमें आईटीसी पता लगेगा। जैसे कि रेगुलर स्कीम से परचेज करिए, आईटीसी निकलेगा यहाँ से। अब सेम स्टेट में होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, अदरवाइज आईजीएसटी। अब यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम वाले से परचेज करिए, तो जब आप कंपोजिशन स्कीम में खरीदते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे एक मशीन आपने रेगुलर से परचेज करी है और एक मशीन आपने कहीं और से परचेज की है, तो यहाँ पे भी आपको आईटीसी का कैलकुलेशन करना है। इंश्योरेंस चार्जेस, ये 17.5 का सेम पॉइंट इन्होंने दे दिया कि इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू दिस इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड इन पुणे महाराष्ट्र फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप सब जानते हो कि ये मोटर व्हीकल ट्रक है, इसका हमें आईटीसी मिलता है, तो ट्रक के ऊपर खर्च किए जाने वाले इंश्योरेंस चार्ज का भी आईटीसी मिलेगा। और ये तो मैंने वार्म अप में भी रिवाइज करा के भेजा था। सो यहाँ से आपको अपना आईटीसी निकालना है कि कितना सीजीएसटी होगा, कितना एसजीएसटी होगा और कितना आईजीएसटी होगा। ठीक है मैम। और बाकी इन्होंने दे रखा है कि ऑलरेडी आपके पास इतना आईटीसी है, ये आईटीसी है, ये आईटीसी और यहाँ से निकल जाएगा, ये ऐड कर दो, ये टोटल आपके पास आईटीसी हो गया। यस मैम, ये टोटल आईटीसी हो गया। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहां से मैम हमारा आउटपुट टैक्स निकल जाएगा, यहां से आउटपुट टैक्स निकाल दो अपना। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर दो, जो हमने आईटीसी को माइनस, वो क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराने का हमने रूल सीखा हुआ है ना कि कैसे कराते हैं, कि मैम पहले आईजीएसटी में से आईजीएसटी का क्रेडिट लेते हैं, फिर सीजीएसटी पे जाते हैं, वो वाला आपको रूल यहाँ लगाना है। कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि ये कि इतने किलोमीटर का ट्रैवल हुआ है, क्या ई वे बिल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। कितने दिन, आप सब जानते हो कि पर किलोमीटर हमें कितना दिन मिलता है, जैसे 200 किलोमीटर पे हमें 1 दिन मिलता है, तो उस हिसाब से हमें डेज की कैलकुलेशन करनी है।
देखो CGST SGST का रेट आपको दे दिया, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आपको दे दी, सारी कंडीशंस आपको दे दी। अब आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 लगा दोगे। फिर आपसे पूछा गया है कैलकुलेट ITC, तो सेक्शन नंबर 16 और 17 5 की बातें हो गई। फिर आपसे पूछा है कंप्यूट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सो ये जो आपका यहाँ से निकल के आया था, यहाँ से इसको आप सेट ऑफ करोगे तो आउटपुट टैक्स पेबल आ जाएगा। फिर ईवे बिल का क्वेश्चन पूछा है, लगेगा? हाँ लगेगा। फिर इसमें पूछा अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो ओवर डायमेंशनल कार्गो का लिमिट आपको याद होना चाहिए कि कितने किलोमीटर में एक दिन मिलता है। फिर पूछा है कि ई इनवॉइस लगेगा, मैंने बार बार आपको बोला था इनवॉइस में से इस बार ई इनवॉइस पक्का आने के चांसेस है, पक्का आने के चांसेस है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट थी उसमें भी ये चीज बोली गई थी। यस, ई इनवॉइस लगेगा, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगी तो चेक कर लो। तो अच्छा एफ देख लो, वीवीआईपी ग्लोबल वांट्स टू ऑप्ट QRMP। जब मैं आपको रिटर्न चैप्टर पढ़ाती थी मैंने एक ही चीज बोली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो इस बार QRMP पढ़ के जाना। लिटरली QRMP आपके सामने, एक बार उठा के देख लो वो सेशन मेरा, तो QRMP आपके सामने है। तो इन्होंने यही पूछा है क्या QRMP मिलेगी, तो चेक करनी पड़ेगी हमें लिमिट इसकी, प्रॉपर लॉ, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है। QRMP के बारे में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स आपको क्लास में बनवाया था, बस कुछ नहीं, वो यहाँ पे आपको छापना था। कब मिलती है, किसको मिलती है, कैसे मिलती है, कितनी टर्नओवर पर मिलती है। सो ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इजी है, एक सिंगल पार्ट ऐसा नहीं है जो अपन ने ना पढ़ा हो इसके रिगार्डिंग, बस लंबा चौड़ा बना दिया, चीजों को एक साथ मर्ज कर दिया। सो वेरी इजी, मर्ज करके क्या ही उखाड़ लिया अलग, तो नीचे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछे, उसका ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। हम घबरा जाते हैं कि नीचे के पार्ट का ऊपर से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलो थोड़ा बहुत कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कोई एक करना था, अपन दोनों देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अनुपम सिंह अ ट्रेडर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या क्या दे रखा है ध्यान दो मैम। इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई जो कि एग्जेम्प्टेड है। All above amounts exclusive GST you are required to find aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme। क्या इसको कंपोजिशन मिलेगी या नहीं? क्या करते थे कंपोजिशन में मैम, हम सारी टर्नओवर जोड़ देते थे, सारी जोड़ देते थे, सिर्फ हम क्या नहीं जोड़ते थे, टैक्सेस, तो कि कह रहे हैं कि टैक्सेस ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। और यहाँ पे ध्यान दो, इट इंक्लूड 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, ये एक ऐसी सप्लाई होती थी जो कि एग्जेम्प्टेड होती थी, इसे हम इंक्लूड नहीं करते थे। फिर बस इसको हटा देना, बाकी एड ऑन करके आप देखोगे क्या ये हमारे विद इन लिमिट है। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की लिमिट कितनी होती है, कितनी होती है? इसका निमोनिक हमने याद किया था ना, नागमणि तेरा पूरा मजा प्लस उत्पम्स। सो ये इस लिमिट में कवर नहीं होता। लिमिट कितनी हो जाती है? 1.50 CR। फिर कैलकुलेट करके देखो इसको मिलेगा कि नहीं। सो इससे ज्यादा इजी मैं क्या ही बताऊं, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो हमने नहीं किया। सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब कहते हैं ना, एक टीचर की सबसे बड़ी खुशी क्या है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया जो भी है बस वो उसके बच्चों के काम आ जाए। सो लिटरली आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड, मुझे अच्छा लग रहा है आज देख के। सो चलो लिख दो इसको इजी, इसमें कुछ ऐसा लगा कि जो आप ना कर पाते? यार सच बता रही हूँ, कंपोजिशन स्कीम का एग्रीगेट टर्नओवर निकालने को पूछा है यार, मतलब और क्या पूछे आपसे, कुछ टफनेस नहीं पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चीख चीख के बोलती थी सेक्शन नंबर 8 लास्ट तक तुमको याद कराया था, कंपोजिट वर्सेस मिक्स, और सेम एग्जांपल पूछे गए हैं। क्या ये एग्जांपल क्लास में कवर नहीं है? क्या स्वीट बॉक्स का एग्जांपल क्लास में कवर नहीं था? क्या किड्स क्लास में कवर नहीं थी? बताओ, ये जो किड्स हैं तो सेम इजी क्वेश्चन, एकदम एकदम इजी। ये तो तुम्हारा बल्ले बल्ले वाला हिस्सा था, इसको करने में मुझे लगता है आपको 3 मिनट लगना चाहिए। लैपटॉप लैपटॉप बैग कैसा है मैम? लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग है तो ये तो नेचुरल बंडल है। फिर यहाँ पे स्वीट बॉक्स का वो बना दिया डब्बा, आर्टिफिशियल है। ये देख लो किट्स मिला के बना दिए, ये शॉप वो शॉप, आर्टिफिशियल बंडल है। यहाँ पे भी देखो क्या है, पढ़ोगे आप डिटेल में, आर्टिफिशियल बंडल नजर आएगा। मतलब क्या ही पूछा है इन्होंने, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। अब बताओ, इस पे आ जाते हैं। चीख चीख के लास्ट तक बोला था कि टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस चैप्टर के डेट्स देख के जाना, पक्का पक्का आएगा, पक्का पक्का आता ही आता, लास्ट टाइम भी आया था। और यहाँ पे इन्होंने पूछ ही लिया, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है RCM में।
सर्विसेज के केस में सेम ऐसी टेबल वाला क्वेश्चन हमने क्लास में कम से कम 8 से 10 कर रखे हैं, ऐसी टेबल बनवा बनवा के आपको सॉल्व कराए हैं। 1 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, 1 वर्ड्स में। तो ये तो महा इजी क्वेश्चन है, महा इजी। टाइम ऑफ सप्लाई की डेट निकालनी है, सर्विस अंडर आरसीएम। मैंने बोला था कस्टम में इस बार वैल्यूएशन का क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, वैल्यूएशन बैगेज बहुत नहीं बताए थे, वैल्यूएशन बैगेज टैक्स की कैलकुलेशन, और क्या बताया था, वैल्यूएशन बैगेज टैक्स की कैलकुलेशन बताई थी, और एक और बताया था टाइप्स ऑफ ड्यूटी। बस मैंने कहा था बाकी कुछ मत पढ़ के जाना। क्वेश्चन किस पे आया, वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन में। अब 4 में से 2 टॉपिक सोचो आ रहे हैं, इसीलिए बोलती हूँ आप लोग इन चीजों पे ध्यान दिया करो। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। सेम क्वेश्चन एकदम इजी सा इन्होंने दे दिया, सीआईएफ वैल्यू वगैरह दे दी, आपसे बोला है कि वैल्यूएशन करो, वैल्यूएशन के साथ आपको टैक्स के रेट दे दिए, लास्ट में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। इतना इजी क्वेश्चन 5 नंबर का दे दिया इन्होंने। चलो, तो जिस बच्चे ने कस्टम नहीं पढ़ा होगा, छोड़ा होगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ काफी सारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं। सो दिस इज अगेन अ क्लास का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 6A। 6A, हालांकि ये आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ भी सकते हो, आप वो भी छोड़ के आप ये वाला भी कर सकते हो। यहाँ क्या है, विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने आपसे बोला था कि बच्चों पढ़ लेना पूरा चैप्टर, इजी है, छोटा सा है। अब जो नहीं पढ़ पाएगा, ट्रस्ट मी, वो बच्चा इसके आंसर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिट्टो बातें प्लेस ऑफ सप्लाई में लिखी होती है प्रोविजन में। डिट्टो, अगर ऐसा होगा तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऐसा होगा तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पे भी एकदम छोटी छोटी सी बातें पूछी गई है। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए ही इजी है जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कहाँ से करेगा, यहाँ कोई तुक्का नहीं लग सकता है। प्रॉपर वर्ड आपको देखना पड़ेगा कि इस केस है, ये केस है तो क्या प्रोविजन लगेगा, ये केस है तो कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। नेक्स्ट देखो, इसकी डेफिनेशन पूछ ली यार, बच्चों से भी नहीं पूछी जाएगी। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, इसको हम जब कवर करते हैं, जब हम आपको गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि ऑल एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन, ऑल एक्शनेबल सप्लाई बनते हैं। लेकिन जब बात आती है, ऑल एक्शनेबल क्लेम्स हमारे गुड्स होते हैं, लेकिन जब सप्लाई बनने की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ 6 रह जाते हैं। कौन कौन से, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग। बस, बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी, मतलब इन 6 पे जीएसटी लगता है, बाकी हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो सेम चीज हमने क्लास में कवर कर रखी थी, बहुत इजी आपसे पूछी गई है। मैं बार बार आपको बोल रही थी, इनवॉइस के चैप्टर में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इश्यू करने की टाइम लिमिट पढ़ के जाना, कौन सी कंडीशन में क्रेडिट नोट इश्यू होता है, सेल्स रिटर्न के केस में इश्यू होता है, कब इश्यू होता है। तो वो सिचुएशन इन्होंने पूछी है कि कब इश्यू होता है, कैसे इश्यू होता है, कौन सी 3 कंडीशंस में इश्यू होता है। सो यहाँ पे एकदम से इजी टॉपिक पूछ लिया। सेक्शन नंबर 34 क्लास में याद करा करा के आपको एकदम पक्का कर दिया था कि याद रखना सेक्शन नंबर 34, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, एग्जामिन वेदर द सप्लायर गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 24। याद कराया था ना, किसका होता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का केस पूछा है, क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना नीडेड है, बताओ क्या रजिस्ट्रेशन लेना नीडेड है। तो देखो, अगर टर्नओवर से क्रॉस हो रहा है, मैंडेटरी की सिचुएशन में फॉल कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लगेगा। सो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है ये भी। सेक्शन नंबर 24 डायरेक्टली छोटे छोटे से केस बना के रख दिए, मतलब बस इतना ही है क्या? बच्चे कह रहे मामा आप बोल रहे हो इतना ही है पेपर इतना। तो हमने पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस किया, और मैं एक ही चीज बोलूंगी मेरे बच्चों, पेपर वॉज टू इजी। जो बच्चे पढ़ के गए हैं, पेपर लिटरली बहुत इजी है। जिन बच्चों ने ढंग से शिद्दत से सारे क्लासेस देखे होंगे, जिन बच्चों ने क्लास के सारे क्वेश्चंस किए हैं, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस शीट करी होगी मेरी वाली, पेपर वॉज टू इजी। क्योंकि उससे आप मुझे लिख के दिखा दो एक सिंगल टॉपिक ऐसा हो जो उसमें से ना आया हो। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर से एज इट इज कौन कौन सा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगी कि जिन ऑब्वियसली अब बच्चों पे इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो करते टाइम हो सकता है टाइम का इश्यू आया हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लिख लिख के कर नहीं पाओगे, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। सो पेपर लेंदी है। मैं मानती हूँ कि अगर आपने 90% पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है 100% आपसे अटेम्प्ट ना हुआ हो, क्योंकि छोटे छोटे काफी सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन हाँ, 2-2, 3-3 नंबर में आपको 3-3, 4-4 लाइन से ज्यादा लिखना भी नहीं था।
अगर स्मार्टली आपने पेपर किया होगा तो आराम से कंप्लीट भी कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसकी प्रैक्टिस में कमी रही होगी, हो सकता है उस पर टाइम कम पड़ा हो। बट अब एक ही चीज बोलूंगी, रैप अप करते हैं। तुमने बहुत मेहनत की थी, हमने बहुत मेहनत की थी, मम्मा पापा का आशीर्वाद आपके साथ है, हम सबके ब्लेसिंग्स है, ईश्वर का ब्लेसिंग्स है, एंड होप सो कि इस बार आप रॉक करोगे और सच में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जिस बच्चे को जेन्युइनली ये चीज फील हो रही हो कि नहीं यार, कहीं ना कहीं पेपर बहुत ज्यादा बिगड़ गया है या फिर किसी और सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ गया है, तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऐसा कुछ लग रहा है जो कि नॉर्मल है, बच्चा हो सकता है, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रैक्टिस में कमी होने पे हम पीछे छूट सकते हैं। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना और उसी के हिसाब से डिसीजन लेना जो आपके लिए सही हो। इसी के साथ अपने सेशन को वाइंड अप करूंगी। रियली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मेरी जितनी भी मेहनत थी, मुझे आज अच्छा लग रहा है कि हमने जो कराया वो आया, क्योंकि हम लोग भी एक ट्रेंड को ही फॉलो कर सकते हैं, अंतर्यामी नहीं होते। तो अच्छा लग रहा है आज ये पेपर देख के और आप सबका ये सेशन बनाते हुए। तो यही सेशन को ख़त्म करूंगी एंड रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि जो पढ़ाया था वही आया। एंड होप सो कि आगे भी हम इसी तरह से अपने बच्चों को एक क्वालिटी कंटेंट दें। हमारा जो ट्रेंड है वो बच्चों के लिए इसी तरह से एनालिटिक ही रहे। यहीं पे अपने सेशन को ख़त्म करती हूँ मेरे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखना, कोई भी बच्चा खुद को परेशान मत करना, हार्म मत करना। याद रखना, जिंदगी है तो एग्ज़ाम है, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, और हर एक एग्ज़ाम सिर्फ जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, एग्ज़ाम जिंदगी नहीं है। बाय बाय मेरे बच्चों।